Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. Okay, let's begin our next topic. देखो जैसा कि हम ये ज्योग्राफी की बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे इंडस्ट्रीज करके। तो इसके पहले काफ़ी पार्ट्स आगे का जो जैसे अभी हम यहाँ से जो कवर करने वाले हैं वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आगे का कवर करने वाले हैं ना। इससे अभी और बाकी का जो है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो क्लास 8 करके डला होगा, तो उसमें आपको मिल जाएंगे ढूंढोगे तो। ओके, चलो हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? मेजर इंडस्ट्रीज़ मीन्स पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेजर मतलब मेजर लेवल में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में अगर देखे जाएँ तो। देखो वैसे अगर हम आसपास देखते हैं वैसे देखते हैं तो हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है ना आसपास, बहुत सारी होती हैं। जैसे हमारे घरों में जो सामान होता है, हाँ वो कहीं ना कहीं तो बना होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री या किसी न किसी फैक्ट्री में बना होता है ना। तो इस तरीके से वो तो कहीं ना कहीं बना है, तो वो भी एक तरीके की इंडस्ट्रीज से हो गया। लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की बात करें मतलब मेजर तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कंपनियां किस चीज़ की हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर 10 कंपनियां हैं टोटल, 10 में से अगर हम 10 को काउंट करें तो 10 में से मतलब ज़्यादा 5-6 ऐसी मतलब ऐसी कौन कौन सी मतलब किस मटेरियल के ऊपर किस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, ये होते हैं मेजर इंडस्ट्रीज़। तो हमने जैसे कि पीछे मतलब पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था स्टार्टिंग मतलब इसके जब हम ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था मेजर इंडस्ट्रीज़ का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? 3 तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मेजर इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं। फर्स्ट टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत मेजर हैं। सेकंड नंबर पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं और थर्ड नंबर पे हमारी नेक्स्ट वाली वैसी आती हैं जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हाँ वो थर्ड नंबर। तो ये 3 मेजर तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो फर्स्ट टाइप की हमने कवर करी थी, कहाँ कहाँ किस तरीके से उससे रिलेटेड इन्फो हमने गैदर करी थी। अब इस टॉपिक में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखो हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मीनिंग होता है कपड़े वपड़े जो होते हैं ना, चाहे पहनने वाले ले लो चाहे किसी तरीके की जो कपड़े हो गए वो होते हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड। उन्हें जिस फैक्ट्री में वो बनते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कॉटन क्या होता है? हाँ, क्या होता है कॉटन? कॉटन मतलब होता है सूती। सूती कपड़े होते हैं ना, जो धागा होता है, जो वो रुई होती है। रुई रुई जानते होंगे ना, जिससे वो दिए में जलाते हैं ना, भगवान की पूजा जब करते हैं तो वहाँ पे जलाते हैं, मंदिर में जलाते हैं। तो वो रुई की तो बाती बनती है ना भगवान के सामने जलाने के लिए। तो वही रुई को ही बोला जाता है कॉटन। वो जो रुई है उससे देखो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी रुई से क्या करते हैं उसको कुछ मतलब कुछ प्रोसेस के ज़रिए उसको क्या धागे में कन्वर्ट करा जाता है और फिर धागे को जोड़ कर फिर धागे से क्या बनाया जाता है? कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। वीविंग क्लॉथ्स फ्रॉम यार्न इज़ एन एंशियंट आर्ट मीन्स, और कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बुन कर जो कपड़े बनाए जाते थे, हाँ बुनकर कपड़े बनाना, जैसे पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे क्या होता है, कपड़े जो बनते हैं हमारे वो फैक्ट्रियों में बनते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, है ना, तो उनमें बनते हैं। तो मतलब कुछ भी चीज़ें जैसे अब रुई से बनता है तो उसको एक मशीन में डाला, उस मशीन में क्या हुआ, वो सारा प्रोसेस हुआ, फिर जो प्रोसेस होके जो निकला उसको नेक्स्ट में डाला, फिर वो प्रोसेस हो गया, फिर नेक्स्ट कैटेगरी मतलब उसका ये 2 स्टेप पूरे हुए, फिर इस तरीके से वो मतलब अब मशीनों के ज़रिए बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे हाथों से धागे वागे बनाए जाते थे, फिर उसको हाथों से ही जोड़ जोड़ कर उनको कपड़ों में कन्वर्ट करा जाता था, हाँ साड़ियों में, कपड़ों में। अब देखो अगर हम एक थोड़ा सा कॉमन सेंस क्या ऐसे अगर सोचें तो देखो
पहले के टाइम पे जो कपड़े हैं, पहले के टाइम पे अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, देखो अगर बात करें तो क्या होता था, पहले के टाइम पे जो कपड़े होते थे वो ज़्यादातर मतलब जो लेडीज़ पहनती थी उनके जो कपड़े हैं वो ज़्यादातर साड़ियाँ वगैरह हो गई है ना, साड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई, वैसे होते थे। और अगर जेंट्स की भी बात करें तो लुंगी, हाँ धोती, हाँ धोती कुर्ता जैसे चीज़ें, मतलब जो ईज़िली, जैसे धागा जो होता है, धागे को ईज़िली हम क्या कर सकें, ईज़िली उसको जोड़ जोड़ कर हम कपड़े में कन्वर्ट कर सकें, ऐसे कपड़े होते थे, है ना, समझ रहे हो। लेकिन आज के टाइम पे क्या, हर डिज़ाइन, है ना, कितने तरीके के डिज़ाइन के कपड़े मिलते हैं। तो वो क्योंकि मशीनों के ज़रिए जल्दी बन जाते हैं तो हर तरीके के कपड़े बना लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, हाथ से बनते थे, तो वही कपड़े ज़्यादातर चला करते थे, वही कपड़े बनते थे जो ईज़िली धागे को जोड़कर बनाया जा सके। फिर बाद में एक साड़ी जैसा बन के फिर उसको सिलाई विलाई कर देते थे वैसे, है ना। सिलाई के लिए भी फिर बस देखो सिंपल सादे कपड़े होते थे, बस वही चीज़ है। तो ये क्या सिलाई विलाई करके ही बनते थे। The textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. देखो मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आपको अगर आवाज़ थोड़ी अजीब आए तो फॉरगेट, है ना, और उसको क्या करना, इग्नोर करना। हम मिट्टी पाना, हम बस आप सुनना और ध्यान समझने की कोशिश करें। ओके। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन दैट। देखो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कपड़े से रिलेटेड जो भी कारखाने हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उसको वो किस बेसिस पर डिवाइड होती है, अपनी रॉ मटेरियल के ऊपर। भाई जिस तरीके का रॉ मटेरियल होगा उस तरीके की टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, है ना। जैसे अभी जैसे यहाँ पे फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल जो होता है, वो क्या होता है, फाइबर होता है। हाँ क्या होता है, फाइबर, जो धागे वागे जो भी वो होता है, वो होता है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो फाइबर है वो दो तरीके का हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। अभी देखो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में होंगी, आप बस ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझने वाली। देखो फाइबर वर्ड आपको ये पता चल गया, फाइबर फाइव। अब इसमें देखो दो तरीके की, अब पूरा डिफ्रेंशिएशन भी किया हुआ है। जो फाइबर है, फाइबर दो तरीके का होता है, नेचुरल भी होता है और मैनमेड भी होता है। नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होते हैं, मतलब जैसे प्रकृति है, प्रकृति में हमें ज़्यादा वो नहीं करना होता, तो प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाते हैं, वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। और मैनमेड जो इंसानों के द्वारा मतलब मिक्स विक्स करके या केमिकल के जरिए प्रोसेस करके चीज़ों को जब तैयार करा जाता है, वो मैनमेड हो गया। ठीक है। अभी देखो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट। ये होते हैं सारे क्या, नेचुरल। जैसे सिल्क हो गया, सिल्क वॉर्म्स होते हैं ना, जो रेशम के कीड़े वगैरह से प्राप्त होता है सिल्क, वो हो गया। और ऊन हो गया, हाँ कॉटन हो गया, लाइनन हो गया, जूट हो गया। देखो जूट जो होता है वो होता है जैसे हमारे घरों में वो होते हैं ना, बोरे होते हैं, एक तो कट्टे होते हैं वो प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, और एक होते हैं वैसे जो ब्राउन कलर में होते हैं, अगर आपने कभी देखे होंगे तो वही ब्राउन कलर वाले जो होते हैं वो जूट के बने होते हैं। ठीक है, इसकी भी एक खेती होती है, उससे बने होते हैं। तो ये क्या है, ये सारे के सारे फाइबर हैं, इनको क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। हाँ लेकिन कैसे फाइबर, नेचुरल फाइबर। नेचुरल मीन्स दैट ऑब्टेन्ड बाय, मैंने वे हमने ऑब्टेन्ड करे हैं कहाँ से, बाय द नेचुरल। हाँ नेचर से प्राप्त करें वो सब हो गया। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक एंड रेयन। ये सारे हैं, मतलब जैसे आपने अभी इनमें सबका मतलब तो मैंने भी देखे नहीं हुए, लेकिन देखो ये हम बता सकते हैं। जैसे लाइलॉन होता है, आपने जैसे कोई मतलब कपड़े जो होते हैं, कपड़े आपने देखे होंगे, कुछ वो होते हैं उसमें रबड़ जैसा होता है ना, किसी कपड़ों को खींचते हैं तो वो क्या, एक रबड़ जैसा हो जाता है, खिंचाव होता है, रबड़ जैसा खिंचाव होता है, वो एक तरीके के लाइलॉन के होते हैं, समझ रहे हो। हाँ तो बस यही मतलब इससे जिन मतलब जो हमें नेचर से डायरेक्टली प्राप्त हो, जैसे सूती के कपड़े हो गए, हाँ वो डायरेक्टली किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं हमारे कॉटन से,
हाँ, रुई से, तो वो नेचुरल हो गया। सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, है ना, वो नेचुरल हो गया है। ऐसी कट्टा वट्टा होते हैं, जो बोरे होते हैं, वो जूट के बने होते हैं। हाँ, वूल की सॉल्स वगैरह होती हैं, तो ये हमारे नेचुरल हो गए। और इनके अलावा, हाँ, इनके अलावा जो अलग से चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल के जो फैशन के कपड़े बनते हैं, हाँ, डायरेक्ट हम यही बोले, ये जो कपड़े बनते हैं आजकल के, वो सारे किससे, वो मिक्स करके चीज़ों को बनाया जाता है ना। सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा थोड़ी ना वो कर लेता है, सूती कपड़ा थोड़ी ना खिंचाव होता है उसमें, समझ रहे हो। ये रबड़ वबड़ से, ये थोड़ा और एकदम चमक वाले वैसे, एक तो होते हैं रेशम के जो होते हैं, वो भी उनमें एक अलग चमक होती है ना। उसमें सोने की कढ़ाई वढ़ाई कर देते हैं, वो अलग होता है। लेकिन एक अलग तरीके के होते हैं जिनमें अलग सी वैसी चमक सी होती है, तो वो मैन मेड होते हैं, मतलब कुछ केमिकल वगैरह करके या मिक्स करके तब बनाया जाता है, वो मैन मेड हो गए। ओके, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है ये। कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री? टिल द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ्स वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पाइनिंग टेक्निक्स एंड लूम्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब एटीन सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई, बहुत ज़्यादा कारखाने खुलने लग गए, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है उसको, क्या, कारखानी क्रांति क्या बोलेंगे इसका, कारखाना, देखो कारखाने भी इनके इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और क्या कारखाने का और क्या हो सकता है सिनोनिम्स का, जैसे कुछ और बोलते हो, तो उस तरीके से वो एक क्रांति है ना। मतलब क्रांति का क्यों नाम दिया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में कारखाने खुलने लग गए, तो उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया। तो 18th सेंचुरी में हुआ, 18वीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में हो गया। उस टाइम पर फिर नई नई मशीनों का वो होने लगे, लेकिन उससे पहले, हाँ, या स्टार्टिंग टाइम पीरियड बोले तो उसमें कैसे होता था, उसमें जो हाथों से चलते थे, ये स्पाइनिंग व्हील, मतलब स्पाइनिंग व्हील्स वगैरह होती हैं जो हाथों से सिलाई वगैरह करके, पहिया वहिया वो होता था, हाँ, चरखा, जैसे गांधी जी ने चरखा स्टार्ट करा था ना, तो उस टाइम पर भी बहुत, मतलब जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो उस टाइम पर चरखे की बहुत महत्वता थी, हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे वो असहयोग आंदोलन चला था, विदेशी माल का, मतलब जो विदेशी कपड़े थे उनको क्या त्यागा जा रहा था, तो उस टाइम पर ये चरखों का यूज़ करके खुद लोगों ने अपने लिए कपड़े बनाए खादी के। तो स्पाइनिंग व्हील वगैरह पहले स्टार्टिंग में इन सब से होता था, है ना, हाथों से, छोटी छोटी जो मशीनें होती हैं हाथों से चलाई बनाई जाने वाली, उनसे कपड़े बनाए जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे नई नई वो टेक्नोलॉजी आने लगी, नई नई मशीनरीज आने लगी, फिर फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी। तो वही, इन द 18th सेंचुरी पावर लूम्स facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain and later in other parts of the world. Today, India, China, Japan and USA are important producer of cotton textile. देखो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो स्टार्टिंग हुई थी वो ब्रिटेन से मानी जाती है, ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन मतलब आज के टाइम पे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये जो पढ़ते हैं, हाँ? तो वहाँ पे हुई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों में फैलने लग गई। हाँ, आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, आज के टाइम पे इंडिया हो गया, हमारा पड़ोसी देश चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कपड़े बनते हैं। ओके, इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। जो इंडिया है, इंडिया बहुत फेमस है किस लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। कॉटन मतलब जो सूती से बनने वाले जो कपड़े हो गए, हाँ, या जो सूती से बनने वाले जो कपड़े थे उनके लिए बहुत फेमस रहा है इंडिया हमेशा से। बिफोर द ब्रिटिश रूल, देखो जो ब्रिटिश रूल्स का चलो अंग्रेजों का शासन कब से स्टार्ट हुआ था भारत में, बताओ। देखो 16वीं शताब्दी थी ना, 16वीं शताब्दी की जो स्टार्टिंग थी, वहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है इनकी, अंग्रेजों की। फिर धीरे धीरे आते आते आते, मतलब धीरे धीरे आते गए और धीरे धीरे कब्जा करते गए, फिर इस तरीके से देश पे कब्जा हुआ। लेकिन उससे पहले या उस टाइम पर भी भारत का जो कपड़ा था, टेक्सटाइल थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पम
spun. Indian hand spun and hand woven cloths already had a wide market. देखो उनके आने से पहले ही, अंग्रेजों के आने से पहले ही, क्योंकि अंग्रेज आ गए फिर उस टाइम पर तो हमारा जो देश में जो बनाया जाता था वो तो ठप पड़ गया था, उन्होंने बंद करवा दिया था, है ना। बहुत बुरा अत्याचार हुए थे लोगों पर, तो उसकी वजह से वो बंद भी हो गए थे, है ना, बनने। हाँ, बहुत सारे मतलब काम छोड़ छोड़ कर लोग दूसरे काम करने लग गए थे, हाँ, क्योंकि उसमें मतलब ज़्यादा वो नहीं हो रहा था। लेकिन लेकिन फिर लेकिन उससे पहले, अगर उससे पहले की बात करें तो उससे पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में कपड़ा बनाया जाता था, और बहुत अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का बात करें तो वही, ठीक है। द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, हाँ क्या मुस्लिम्स, ढाका, ढाका क्या है बताओ, बताओ क्या है ढाका। देखो ढाका है कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी, क्या है, राजधानी है ढाका, राजधानी, किसकी राजधानी है, हमने तो नहीं सुना, बोलो। अरे राजधानी है हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। वहाँ पर मुस्लिम, अब ये मुस्लिम मतलब मुस्लिम नहीं बोलना, मुस्लिम एक तरीके का वो है, कपड़े का नाम है। यहाँ पे देखो, अभी आगे पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, और छींट, हाँ यहाँ पे चिंटेज लिखा है तो, लेकिन वो छींटे, छींटे ऑफ मसूलीपट्टनम्स, और कैलिकस ऑफ कोलकाता, हाँ सॉरी कैलिकट, और गोल्ड रॉड्स कॉटन ऑफ बरहनपुर, सूरत एंड बड़ोदरा वर नॉन वाइड वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइंस। ये देखो, ये देखे ना, ढाका, ढाका में, क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था भारत का ही हिस्सा था ना, तो इसलिए भारत, तो उसका मतलब अगर उस वहाँ पे कुछ चीज़ बन रही है तो वो भारत की ग्लोरियस चीज़ थी, है ना। तो ढाका में क्या, मुस्लिन नाम से एक कपड़े होते थे, वो बनते थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ऐसे छींटेदार, है ना, जैसे आपने कभी वैसे अपने नॉर्मल उसमें भी रूटीन में आपने कभी सुना भी होगा, है ना, कि भाई ये छींटे, इसमें ये दुपट्टे में इस तरीके के छींटे कितने सुंदर लगते हैं। हाँ, ये छींटेदार साड़ी है या ये छींटेदार कुर्ता है, हाँ, तो ये सुना होगा। तो छींटे, तो उस टाइम पर छींटेदार कोई भी कपड़ा होता था, वो मसूलीपट्टनम, जो कि आज के टाइम मसूलीपट्टनम क्या, पहले भी, आज के टाइम पे क्या, पहले भी वहीं पर था, जो साउथ है ना, साउथ इंडिया के साउथ में मसूलीपट्टनम पड़ता है, आंध्र प्रदेश साइड, तो वहाँ पर बनते थे। और कैलिकस नाम से जो कपड़े थे वो कलीकट में बनते थे। और कलीकट, अगर मैं सही हूँ तो ये शायद आज के टाइम पे वो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आसपास ही पड़ता है ये, कलीकट, हाँ कोलकाता को ही शायद पहले के टाइम पे, क्योंकि 3-4 वो थे, विलेज वगैरह थे, उनको कंबाइन करके कोलकाता नाम रखा था, तो शायद कलीकट वहीं से है। तो वहाँ पर गोल्डन रॉड्स मतलब गोल्डन धागे वागे वो बहरमपुर, सूरत या वडोदरा नाम की जगह पर बहुत ज़्यादा बनते थे। हाँ, but the production of hand woven cotton textile was expensive and time consuming। तो लेकिन अब हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ है, अब इतनी मेहनत करके, अगर एक साड़ी की बात करें ना पहले के टाइम पे, वो कई कई महीनों में, हाँ कई कई महीनों के बाद बनकर तैयार होती थी, और आज के टाइम पे एक दिन में बन जाती है, हाँ, दुनिया भर की साड़ी, है ना, समझ रहे हो। तो पहले के टाइम पे क्या, इतनी मेहनत, इतने महीनों की मेहनत लगती थी एक साड़ी में या एक कपड़े में, तो उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे, तो वो एक्सपेंसिव होते थे, हाँ बहुत महंगी होती थी, और टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। अब टाइम इतना लग रहा है, मेहनत इतनी लग रही है, तो पैसा भी तो थोड़ा ज़्यादा होगा ना, तो वो लगता। Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produced cheap and good quality fabrics through mechanized industrial यूनिट्स। तो इससे क्या हुआ भाई, इतना मेहनत करते हैं, इतना टाइम लगता है, इतनी बारीकी से कपड़े तैयार करे जाते थे, और तो महंगे भी होंगे, तो वो जो महंगाई है
अब ऐसे ही दूसरी तरफ करें तो दूसरी साइड एक तरफ तो इतने महंगे, इतने टाइम कंज्यूमिंग और इतनी बारीकी से बनाए हुए कपड़े हैं। हाँ, पैसे भी तो उनके ज़्यादा होंगे ना। ऐसे दूसरी साइड करें कि भाई रोज़ एक दिन में 10-10 कपड़े, एक दिन में दुनिया भर के कपड़े बन जाने वाले मशीनों में। हाँ, तो वो सस्ते बेचते थे, वहाँ के अंग्रेजी जो होते थे वहाँ से बनवा के लाते थे, यहाँ पर बेचते थे। लेकिन हमारे जैसे इंडिया के जो होते थे हाथ से बने, वो महंगे होते थे। तो वो क्या, वो उसका कंपटीशन नहीं कर पाते थे। अब लोगों को सस्ती चीज़ें जहाँ मिलेंगी वो सस्ती चीज़ों की तरफ भागते हैं ना, ज़्यादातर हम अगर देखते हैं तो। वही सस्ती चीज़ है, जहाँ वो 100 रुपए में एक चीज़ खरीद रहे हैं, वहीं वो 100 रुपए में 10 चीज़ें खरीदनी है, तो क्या खरीदेंगे? वो 10 चीज़ों को तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं लोग। तो यही सब हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, भारत का जो कपड़ा था वो बंद हो गया धीरे-धीरे। हाँ, क्योंकि अब लोग जब खरीद ही नहीं रहे तो वो बन ही नहीं रही चीज़ें, बन ही नहीं रही तो धीरे-धीरे बंद हो गई। समझ रहे हो? ये सब हुआ। The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. मुंबई में सबसे पहले 1854 में एक टेक्सटाइल मिल क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी वहाँ पे। कहाँ? मुंबई में बनी थी 1854। ओके। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट a port for importing machineries, availability of raw material, and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the रीज़न। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि जो जैसे हम मुंबई की बात करें तो मुंबई क्या समुद्र से भी टच है, तो समुद्र के ज़रिए वो दूसरे देशों में भी व्यापार कर सकते थे, है ना? बेच सकते थे बनाया हुआ कपड़ा। और समुद्री मार्ग से जल्दी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती थी और उन्हें बाज़ार वगैरह मिल गया, कच्चा माल भी आसपास बहुत ज़्यादा मिल गया। तो उससे क्या हुआ, जो कंपनी थी वहाँ पे, जो फैक्ट्री थी मुंबई में, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। बहुत ज़्यादा फेमस मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई वो। हाँ, फेमस हो गई या बहुत ज़्यादा वो हो गया, उसका विकास हो गया, एक तरीके से बात करें। समझ रहे हो? सक्सेस हो गई, सक्सेसफुल हो गई वो कंपनी। तो ये हुआ था। अब कोई भी चीज़ सक्सेसफुल कब होती है, जब सारी फैसिलिटीज़ अगर उसको एक तरीके से वैसे मिल जाएँ जैसे कोई है। हुँ? अ, क्या एग्ज़ाम्पल है, अब आप समझ ही गए होंगे, है ना? कोई भी चीज़ अगर चल रही है, जैसे अब एक गाड़ी है, गाड़ी कब एकदम सक्सेसफुल चलेगी? उसके लिए तेल ठीक हो, हाँ, उसका पॉल्यूशन वाला जो है वो चेकिंग हो और ठीक हो और उसके पुर्जे ठीक-ठाक फिट हों, हाँ? मरम्मत है, जैसे रिपेयरिंग होती है, वो हो ठीक-ठाक। गैस अच्छे मतलब वो जो हवा हो पहियों में, समझ रहे हो? तो कितना मस्त चलेगी, चलेगी ना? तो सेम ऐसे ही तो सारी चीज़ें जब फैक्ट्री को मिलेंगी तो फैक्ट्री भी मस्त तरीके से चलेगी। ओके, बस यही था। फिर इनिशियली दिस इंडस्ट्री flourished in the state of Maharashtra and Gujarat because of favorable humid climate. But today, humidity can be created artificially, and raw cotton is a pure and not weight losing raw material. So, this industry has been spread to other parts of India. तो यहाँ पे सिंपल से यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जब वो सारी चीज़ें मिलेंगी तो फिर वो धीरे धीरे विकसित होने लग गई। तो पहले महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र से गुजरात में फैल गई। हाँ, ऐसे आसपास के एरिया में और ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगने लग गई, ये है। अब यहाँ पे अलग से वो जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स, जहाँ पे ये सेंटर्स थे इंडिया में जहाँ पे और ज़्यादा कंपनी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैल गई थी, अलग अलग जगह स्थापित हो गई थी नई नई फैक्ट्रीज। ओके, ये अब अहमदाबाद के बारे में, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। अहमदाबाद का है गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात नाम का जो राज्य है इंडिया का उसमें है, उसकी कैपिटल माने सॉरी कैपिटल नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा शहर है ये अहमदाबाद। कैपिटल तो इसकी गांधीनगर है। ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर के साइड में ही अहमदाबाद पड़ता है। द फर्स्ट मिल वॉज established in 1859. It soon became the second largest textile
सिटी ऑफ इंडिया। क्या हुआ 1859 में? 1859 में क्या हुआ? 1859 में पहली कंपनी क्या हुई, पहली इंडस्ट्री स्थापित हुई थी यहीं पे अहमदाबाद में। लेकिन वो धीरे धीरे फेमस हो गई और फिर जल्दी जल्दी फिर इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी हो गई। और ये क्या सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई थी। क्यों? फर्स्ट कौन सी थी? मुंबई। मुंबई में हुई थी ना पहली, अभी हमने पढ़ा 1854 में। तो पहली 1854 में मुंबई में खुली थी, फिर दूसरी 1859 में यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में खुली थी। ओके, इट soon became the second largest textile city of India. इंडिया की सेकंड हो गई थी आफ्टर मुंबई के बाद। अहमदाबाद was therefore often referred to as the मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके से जब उस इतना फेमस हो गया यहाँ पर, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने लग गया था अहमदाबाद। ओके, फेवरेबल लोकेशंस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। तो वही फेवरेबल, अगर मतलब सारी चीज़ें अगर मिलेंगी, हाँ, रॉ मटेरियल अच्छे से मिल जाएगा, हाँ, सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, मार्केट मिल जाएगा, हाँ, सारी चीज़ें होंगी तो वो विकसित तो होगी ना चीज़। तो इस तरीके से वो विकसित हुई। अहमदाबाद इज situated अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। जो अहमदाबाद है वो कॉटन ग्रोइंग एरिया के आसपास ही सिचुएटेड है, मतलब आसपास के एरिया में कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। दिस इंश्योर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इससे क्या, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, इसको मिल जाता था अहमदाबाद की जो इंडस्ट्री थी। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पाइनिंग एंड वीविंग। तो जो क्लाइमेट है, जो आसपास का जो माहौल था, जो वातावरण था, वो स्पाइनिंग मतलब बुनाई उनाई के लिए, हाँ, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, फेवरेबल था। हाँ, सारी चीज़ें आसानी से, हाँ, जैसे बुनाई उनाई के लिए कुछ वो होते हैं, सूत काटने के लिए हमें धागा वागा चाहिए, तो क्या आसपास के एरिया में क्या हुआ कि लोगों को, गाँवों के लोगों को अपने साथ जोड़ जोड़ कर उन्हें चरखा के जरिए धागा वागा बनाने की प्रेरणा दी गई, धागा बना बना के अपना लिया गया। तो इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध हुई। The flat terrains and easy availability of land is suitable for the establishment of the mills। मतलब अगर suitable वातावरण मिल रहा है तो वो तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अच्छा वातावरण था, अच्छी चीज़ थी, फ्लैट ज़मीन थी, सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी मतलब बहुत ईजिली अवेलेबल थी, तो इस्टेब्लिश हो गई मिल्स। द densely populated state of Gujarat and Maharashtra provides both skilled and semi-skilled labor। तो इससे देखो, डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा घने मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग रहते हैं तो उसे डेंसली पॉपुलेटेड होते कह देते हैं। माने एक जगह में बहुत ज़्यादा लोगों का रहना, हाँ, भीड़ भाड़, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो शहर हैं गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो लेबर थे वो अब काम कर रहे हैं, तो उनको स्किल भी तो आएंगी ना। स्किल्स मतलब वो चीज़ों को करना भी तो सीखेंगे ना, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा करना मतलब चीज़ें करना सीख गए। तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर मिले। स्किल्ड मतलब जो सक्षम होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। Well-developed road and railways network permitted easy transportation of textile to different part of the country, thus provide easy access to the market. Part, Mumbai port nearby facilitates imports of machinery and exports of cotton textile। तो इससे क्या हुआ, जो चीज़ें चाहिए वो सारे, जो मुंबई है, क्योंकि मुंबई के आसपास वो ये समुद्र है, गुजरात के वहाँ पे भी समुद्र है, तो उससे दूसरे देशों में भी बेचने के लिए वो माल जा सकता है। तो वो सब, और किसी और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत ज़्यादा वो हो गई, मैंने सड़कों का निर्माण किया जाने लग गया, बड़ी बड़ी, हाँ, वो आ गए, हाँ, ट्रांसपोर्ट के साधन आ गए, तो इससे एक सामान को दूसरी जगह ले जाना बहुत ईजी हो गया, तो बहुत ईजीली चीज़ें डेवलप होने लगी। बट इन द रिसेंट ईयर्स, लेकिन हाल के ही वर्षों में वर्षकों नहीं बोले, वर्ष मतलब सालों में, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम का सामना कर रही है वो।
क्या प्रॉब्लम है? सी सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज्ड डाउन, बहुत सारी मिल्स क्या हो गई, बंद हो गई हैं. It is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad. अब नई नई देखो कैसे क्यों वो बंद होने लगे, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगह नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलने लग गई हैं. पहला कारण तो ये है. अब वहाँ खुलने लग गई हैं तो वहाँ का जो माल है वो ज़्यादा बिकता नहीं है नहीं. मार्केट लूट लिया दूसरों ने, दूसरी इंडस्ट्रीज़ ने. और सेकंड बात कि भाई जो अहमदाबाद की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है, आज के टाइम पे अपग्रेडेड मशीनरीज़ नहीं है. आज के टाइम पे जो मशीनरीज़ चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, उस तरीके की मशीनरीज़ नहीं है. कहाँ? यही अहमदाबाद में. तो उसकी वजह से उसकी वजह से क्या, हाँ उसकी वजह से चीज़ें अब पुरानी मशीनों में जैसा काम होता है वो वैसा काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नई नई फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, उनमें नई मशीनरीज आ रही है, तो नए तरीके की चीज़ें बन रही हैं और जल्दी बन रही हैं, है ना. तो वो कंपटीशन नहीं सह पा रहे. तो बस यही है अहमदाबाद की कहानी. ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें से 5-6 लाइन मीन उठानी है, बस वो याद रखनी है, बस वो ठीक है, सफिशिएंट. अगर आपने पूरा समझा है तो वो आपको याद रहना ही है, अगर ध्यान से सुना होगा. अगर नहीं सुना तो दोबारा सुनना, है ना. ध्यान से सुनोगे तो पक्का समझ में आ ही जाना है ना. बहुत ईजी तरीके से बोल रही हूँ. ओके, अब नेक्स्ट है ओसाका. क्या बोलेंगे, ओसाका. चलो ओसाका के बारे में पढ़ लेते हैं. जापान से रिलेटेड है. देखो, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान. जापान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है ओसाका, ठीक है. ऑल्सो नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. जापान का मैनचेस्टर जाना जाता है. इंडिया का मैनचेस्टर अभी स्टार्टिंग के टाइम पे क्या जाना जाता था, स्टार्टिंग टाइम पे अहमदाबाद. हाँ, जैसे फिल्म सिटी क्या जानी जाती है, मुंबई फिल्म सिटी ऑफ इंडिया है. और भी और रिचेस्ट वो है शहर है इंडिया का. ऐसे ओसाका क्या है, मैनचेस्टर है. मैनचेस्टर ऑफ जापान है. जापान मतलब देखो, मैनचेस्टर मीन्स ज़्यादा कुछ नहीं, वही वाणिज्यिक क्षेत्र, मतलब जहाँ पे व्यापार की चीज़ें, हाँ बहुत अमीर मान लो, या बहुत व्यापार की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो व्यापार जहाँ से बहुत ज़्यादा होता है जिस शहर से, वो मैनचेस्टर ऑफ जापान हो जाता है. अब पैसे वैसे ज़्यादा आते हैं ना उस शहर में, तो वो शहर अमीर होता है, तो वैसे ठीक है मैनचेस्टर बोलते थे उसको. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स. जियोग्राफिकल फैक्टर मीन्स वही अभी हमने पढ़ा ना, जियोग्राफी मतलब प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें चाहिए एक फैक्ट्री के लिए, वो चीज़ें उपलब्ध हों किसी भी क्षेत्र में, वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. द इंटेंसिव प्लेन्स around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. Warm and humid climate is well suited for the spinning and weaving. The river Yodo, देखो एक नदी का नाम योडो. हाँ, हमारे देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, हाँ कावेरी, कृष्णा, कितनी प्यारी प्यारी नदियों के नाम. खैर देखो, हमारे लिए जितना हमें अपनी नदियों से प्रेम है, उनके नाम से प्रेम है, उनके जल से प्रेम है, ऐसे ही उनको भी, जैसे हर देश की अपनी अपनी मान्यता होती है, हर सबकी जो फेथ होते हैं, सबकी जो भावनाएं होती हैं, वो अपने देश की या अपनी चीज़ों से जुड़ी होती हैं. तो उनके लिए भी योडो, हमें नहीं इतना अभी पता ना योडो के बारे में, क्या पता योडो उनके लिए एक बहुत ही पवित्र नदी हो, जैसे हमारे लिए गंगा होती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये है ना, बहुत पवित्र नदियाँ हैं. तो ऐसा भी तो हमें क्या करना है, यहाँ से क्या सीखनी है चीज़ें इस लाइन से, कि हमें दूसरों का कभी मजाक नहीं उड़ाना. क्या नहीं करना, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना. दूसरों की चीज़ें अगर वो कोई, देखो अगर हमें सबसे क्या अच्छी चीज़ें सीखनी है ना, दूसरों की अगर चीज़ें अच्छी हैं, हाँ कुछ हमें, हाँ उससे कुछ फ़ायदा क्या देखना, अगर कुछ भला हो सकता है तो उस चीज़ को सीखो, अपना लो,
हाँ, भले ही वो टेढ़ी-मेढ़ी हो, लेकिन अपनानी नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो हमारे जीवन में कुछ सुधार ला रही है, हमें एक सही मार्ग पे चलने की अगर सीख दे रही है, तो हमें अपनानी चाहिए। भले ही वो किसी से भी रिलेटेड हो। हम किसी जानवर से भी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना? तो सीखने की इच्छा रखो। और हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये, हम क्या करते हैं, अरे वो ऐसा कर रहा है, हाँ, वो करे मैं क्यों सीखूँ? अगर वो अच्छा कर रहा है तो सीख लो ना, सीखने में क्या जा रहा है? इसमें भई अरे मैं इतना बड़ा, इतना पढ़ा लिखा, इतना ये, इतना वो, मैं क्यों सीखूँ उससे, अनपढ़ से या उससे, हाँ, दूसरा जो भी है। क्यों सीखूँ? क्यों? क्यों नहीं सीख सकते? ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो हमें नहीं पता हो, हमने क्या मतलब हमने क्या, किताबें 4 किताबें पढ़ ली 4 किताबों से जो ज्ञान ना मिला हो, वो जीवन के ज्ञान हमें चाहे वो सिखा दे। तो इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना तो चीज़ें बहुत सीखते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं तो चीज़ें सीखते हैं। हाँ, अहंकार में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, मैं क्यों सीखूँ? मुझे तो सब आता है। हाँ, तब हम चीज़ें नहीं सीख पाते। ओके, क्या करना है? शांति से रहना है और चीज़ों को सीखते रहना है। ओके, लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटी इम्पोर्टेंट ऑफ रॉ कॉटन और फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल। वही जो हमने अहमदाबाद के लिए पढ़ा, वही ओसाका के लिए है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ, तो वो इसलिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है, फेमस है। अब लास्ट की 2-3 लाइनें ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे, ये लास्ट तक अगर देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कितना बक 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 हो गया, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। स्लो मोशन, आप लोग स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा चाहे देख लेना। हाँ, स्पीड बढ़ाने का होता है ना, वो बढ़ा के देख लेना, लेकिन पूरा देखना। Okay, it is one of the important textile city in the country. Of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machineries, shipbuilding, automobiles, technical, electrical equipment, and cement. अभी हमने क्या पढ़ा था अहमदाबाद के बारे में, क्या पढ़ा था? अब धीरे धीरे वहाँ से कंपनियाँ क्या होने लगी हैं, बंद होने लगी हैं। ऐसे ओसाका में भी होने लग गया है। क्या होने लग गया ओसाका में? बंद होने लग गया, उसकी जगह पे नई नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लग गई। और वो किस किस चीज़ की इंडस्ट्रीज हैं? आयरन और स्टील की, नई नई मशीनों वाली कंपनियाँ, और ऑटोमोबाइल वाली, देखो शिप बिल्डिंग हो गया, शिप बिल्डिंग जहाज़ बनाने वाली हो गई ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रो ये होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें चलने वाली चीज़ों के फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, सीमेंट की लग गई हैं, तो वो रिप्लेस हो गई। ओके, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चलो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ओके, ये ज़्यादा ही हो गया, इतना आराम आराम से स्लो मोशन में पढ़ते हैं, हो गया। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, आपको सच में थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, दूसरों को रेकमेंड करिए, ताकि वो भी देखें, हमारे व्यूज़ बढ़ें, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना? व्यूवर्स लोग देखते नहीं, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता ना। तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। अगर ठीक ठाक लग रहा है तो ठीक ही बात है, नहीं तो कुछ सुझाव भी दे सकते हैं हमें। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी कंपनी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी इसमें, देख लेंगे। चलो बाय बाय।